नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति में अब चुनाव जैसे-जैसे एकदम मुहाने पर करीब आ रहे हैं, हर दिन, हर 24 घंटे और हर 24 घंटे में भी जो 1-1 घंटे के और मिनट्स अब कुछ घंटों बाद, ये जो जंग है, वो मिनट्स की फाइट में बदलने वाली है। और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि इस राजस्थान की जंग में ऐसे कौन-कौन से चेहरे हैं, दिग्गज हैं, नेता हैं, जिनकी साख प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर लगी हुई है और वो एक लंबी लिस्ट है। कैबिनेट मंत्रियों से लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री, राजस्थान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष से लेकर राष्ट्रीय प्रवक्ताओं तक चारों तरफ जिस तरह की जंग है, कड़ी फाइट है, टक्कर है, उसने इस चुनाव को काफी रोमांचक और दिलचस्प बना दिया है। तो आज अगले 1 घंटे में हमारे खास मेहमानों के साथ हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन-कौन से दिग्गज हैं जिनकी साख इस वक्त दांव पर लगी हुई है। हमारे साथ आरपी विजय जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं और राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों जुड़ चुके हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और राजेश कटारा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और श्याम सुंदर शर्मा जी जो है वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। तो राजेश कटारा जी जब तक जुड़ते हैं, आरपी विजय साहब जो आपके नेता प्रतिपक्ष हैं तारानगर में, राहुल गांधी जाकर आए हैं और बता रहे हैं बड़ी अच्छी रैली हुई, बड़ी संख्या में लोग जुटे वहां पर और कड़ी फाइट दे रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। तो अपना अपना विधानसभा क्षेत्र जहां से बार बार जनता ने उन्हें चुनकर भेजा, चूरू, उसको छोड़कर वो तारानगर पहुंचे। तो पहली बात तो ये कि वो पहले इतने डरे हुए हैं कि अपनी सीट छोड़नी पड़ी और दूसरी बात ये कि सीट छोड़ने के बाद जिस सीट पर गए हैं वहां पर भी उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है। मीना जी, सबसे पहले तो आपके न्यूज़ 24 राजस्थान के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, अभिनंदन। जी नमस्कार। आपने बताया कि तारानगर जो सीट है वो राजेंद्र राठौड़ खड़े हुए हैं, जो नेता प्रतिपक्ष है। मेरा ये मानना है कि हमारे को सिर्फ ये करना है कि हमारे मार्जिन को हम कैसे बढ़ाएं जीत के प्रति तो हम आश्वस्त है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। क्यों परिवर्तन की लहर चल रही है राजस्थान, पूरे राजस्थान के अंदर कहीं कोई तकलीफ नहीं है। हम 2/3 बहुमत से ज्यादा, मेरे को जो लग रहा है इससे भी ज्यादा हो सकता है कि हम 163 सीटें पिछली बार लेके आए थे उनको भी हम क्रॉस करें, क्योंकि इनके प्रति एक्चुअली क्या है, एंटी इनकम्बेंस इतनी जबरदस्त है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। राजस्थान के अंदर जहां जहां भी जाते, जो एक बात तो कोई भी सत्ता पक्ष जो सत्ता के अंदर होता है वो कभी गारंटी देता है क्या? वो अपना एक्चुअली रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। जब गारंटी देने की बात आती है इसका मतलब इन्होंने कोई गवर्नेंस नहीं करी तो इसका मतलब साफ दिख रहा है कि जो जनता है वो सत्ता परिवर्तन चाहती है। और 3 दिसंबर 2023 को आप देखेंगे कि भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ रही है। रही बात जी, आपके हिसाब से राजेंद्र राठौड़ जीत रहे हैं। बस अब आपको ये तय करना है, आपको ये देखना है कि मार्जिन कितना है, मार्जिन कितना है, फर्क कितना बड़ा कर पाते हैं आप। आपकी चिंता, आपकी चुनौती ये है। राजेश कटारा जी, राजेश कटारा जी, ये तो हम बात कर रहे हैं शेखावाटी से जुड़े हुए चूरू जिले की। अब हम मेवाड़ पर चले। मेवाड़ की राजनीति के जो दिग्गज नेता थे वो तो इस वक्त वहां से निकलकर आसाम की तरफ चले गए, जो कि बीजेपी से आते थे। अब आप वहां पर नए चेहरे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मौजूदा अध्यक्ष मेवाड़ से आते हैं और उसमें आपने जो कांग्रेस पार्टी ने जो मेवाड़ में राष्ट्रीय प्रवक्ता को लाकर चुनाव लड़ने की जो ठानी, लेकिन काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है गौरव वल्लभ को। सही है क्या राजेश कटारा जी? देखिए, मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ता है। जितनी ज्यादा मुश्किल होंगी उतना ही मुकाबला करना अच्छा है। मुश्किलों से कांग्रेस कभी डरी नहीं है, मुश्किलों से कभी कांग्रेस हारी नहीं है। कांग्रेस मुश्किलों का सामना करना बाखूबी जानती है। जब अंग्रेजों को ही भगा दिया कांग्रेस ने, कांग्रेस की नीति ने, तो यहाँ पे तो आम अपने भारतीय लोग हैं। कांग्रेस कभी मुश्किलों से डरती, मुकाबला करती है। दूसरा, बीजेपी वाले सीट बदल बदल के भाग रहे हैं, नए कैंडिडेट चुन रहे हैं। इतना बढ़िया माहौल था तो सांसदों को क्यों उतारना पड़ा? 8-8 9 सांसदों को इन्होंने उतार दिया राजस्थान में।
इनके विपक्ष के नेता ने सीटें बदल ली हार के डर के मारे। अगर इतना ही इनको भरोसा है अपनी कार्यशैली पर तो सीट बदलने की क्या जरूरत पड़ गई इनको। हम तो उन्हीं लोगों को उतारा है हमने मैदान में सारे, बल्कि इन्होंने हमारे कांग्रेस से जो लोग आए उनको भी टिकट दे दिया। तो क्या है, बातें करना 2/3 बहुमत की इस तरह की क्या है। अब ये घोषणा कह रहे हैं साहब इन्होंने, इनकी सरकार है, ये क्या गारंटी दे रहे हैं? गारंटी आप क्या दे रहे हैं? कितने साल से जनता को लूट रहे हो 1250 रुपए का सिलेंडर करके। हमने जब घोषणा की तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि रेवड़ियां बांट रहे हैं। अब आप खुद क्या कर रहे हो? इसको क्या नाम दोगे? कोई नाम है क्या इस चीज का? कल इन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें नकल 100% कांग्रेस की नकल कर दी। कहते हैं 2.5 लाख नौकरियां देंगे। 3 लाख अशोक गहलोत जी बहुत पहले दे चुके। 30,000 स्कूटी हर साल दे ही रहे हैं वो लोग। दूसरा, ममता शर्मा का नाम उसमें मैनिफेस्टो में डाल रखा सदस्यों में। ममता शर्मा को थोड़े ही 1 महीना हो गया तो कांग्रेस में वापस आ गई। इनको ये तक ही नहीं पता अभी तक कितनी गंभीर बात है ये, और ये कितनी गंभीरता से किसी चीज को लेंगे। क्या क्या जनता की जन कल्याणकारी योजनाएं करेंगे, इनको ये तक नहीं पता कि ममता शर्मा कांग्रेस में जा चुकी। उसकी डिट्टो कॉपी करके इन्होंने वह डाल दी। आज बताओ किस तरह से सरकार चलाएंगे? आपस में इतनी पटम बैठाल है। इनके सतीश पूनिया जी भी देखो कितना फंसी हुई पड़ी है सीट, तारानगर से उनकी भी, राजेंद्र राठौर जी की सीट फंसी पड़ी है। सब जगह मतलब इनको सभाएं नहीं की करने देने सारे लोग। तो ये बात है शर्मा जी। तो ममता भूपेश की क्या स्थिति है उदयपुर में? आपने खुद माना, स्वीकार किया, आपकी कैबिनेट मंत्री 2 महिलाएं हैं, ममता भूपेश, शकुंतला रावत। बता रहे हैं वो दोनों भी काफी फाइट का सामना कर रही हैं, काफी मुश्किलें हैं उनके लिए। कोई मुश्किल नहीं है, दोनों चुनाव जीतेंगी। आप देखना 3 तारीख को बहुत अच्छी स्थिति से चुनाव जीतेंगी। उनको फाइट करने की जरूरत नहीं है। वो इतना जबरदस्त उन्होंने काम किया है और उनका 1 साइड रहेगा, देखना आप। दोनों का 1 साइड रहेगा। सुना तो ये है कि चर्चाएं जिस तरह की होती हैं कि उनके दोनों के ही जो इलाके हैं उनमें उनके कांग्रेस पार्टी के यहाँ तक के जो लोग हैं वो खुश नहीं है। राजीव तिवारी जी, जिन हम चेहरों को दिग्गज राजस्थान के कह रहे हैं, उसमें प्रतिष्ठा जिनकी दाव पर लगी है, मुश्किल में आपके लिहाज से चेहरे जो दिख रहे हैं आपको चुनाव में, जो इस वक्त इस चुनाव में निकलना जिनका मुश्किल लग रहा है, जो घिरे हुए हैं अलग अलग कारणों से, अलग अलग दलों के नेताओं से और अलग अलग इक्वेशन से, तो कौन सी सीट है जिस पर आप दिग्गजों को परेशानी में आप देख रहे हैं? इनका माइक्रोफोन बंद है। राजीव तिवारी जी, आपको ऑडियो ऑन करना पड़ेगा सर। देखिए, पार्टियां तो अपने कैंडिडेट की जीत की दावे करेंगी ही, उनका काम ही यही है। लेकिन जब तक किसी भी सीट पर मुकाबला तगड़ा ना हो तब तक चुनाव का मजा भी नहीं आता। वैसे अगर देखा जाए तो कुछ सीटें ऐसी हैं, जैसे अभी आपने ममता भूपेश जी का नाम लिया था, सतीश पूनिया जी का लिया, राजेंद्र राठौड़ का लिया, ज्योति मिर्धा वाली जो सीट है वो भी दोनों का कड़ा मुकाबला है, हरेन मिर्धा, ज्योति मिर्धा का। तो बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पे बहुत कांटे की टक्कर है। और कौन जीत जाए, नरपत सिंह है चित्तौड़ में, अजमेर में आपके वासुदेव देवनानी हैं, अनीता पटेल है। तो ये कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पे जो बहुत बड़े नेता हैं उनका तो हम कह सकते हैं कि श्योर जीत जाएंगे वो। लेकिन जो मध्यम दर्जे के नेता हैं और जिनको आप हम दिग्गज भी बोलते हैं और जो सरकार में शामिल भी रहते हैं और पूर्व जो दूसरी सरकार थी बीजेपी की उसमें भी शामिल थे, तो उसमें से ये कुछ नेता हैं जो कड़ी टक्कर में फंसे हुए हैं। तो अब इनमें से क्या होता है, और जब तक चुनाव के मैदान में मुकाबला नहीं होगा, अगर युद्ध के मैदान में एक तरफा लड़ाई हो जाएगी तो फिर वो युद्ध ही कैसा रहा। ऐसे ही चुनाव में भी अगर एक तरफा सारी चीजें हो जाएंगी तो कैसे होगा। तो मुकाबला तो होना चाहिए जी। अब इसमें जीत हार किसकी होगी तो मतदाता तय करेंगे। मुकाबला दिलचस्प होना चाहिए, और जितना दिलचस्प मुकाबला होता है दरअसल चुनावों का आनंद भी उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। और 2023 का जो ये चुनाव है, ये वाकई में पिछले 5-6 चुनाव को हम देखें, पिछले 25-30 साल को हम देखें
तो उन पिछले 25-30 साल के 5-6 चुनावों से कहीं ज्यादा अब इस चुनाव में एक फर्क है जी। मीना जी, इस चुनाव में एक फर्क है कि पहले होता था स्थानीय नेताओं की प्रतिष्ठा का प्रश्न, है ना। जैसे पिछला चुनाव था, उधर वसुंधरा राजे की प्रतिष्ठा का प्रश्न था, इधर अशोक गहलोत की प्रतिष्ठा का प्रश्न था। तो इस बार ये एक अलग बात है इसमें कि यहाँ कांग्रेस से अशोक गहलोत, यहाँ राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या खड़गे साहब की प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है, यहाँ अशोक गहलोत की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। तो भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। ये एक फर्क इस बार इस चुनाव में है, क्योंकि कोई स्थानीय चेहरा इस तरीके से सामने नहीं आया है। शायद ही कोई ऐसा चुनाव राज्यों की राजनीति में हुआ हो जहां मुख्यमंत्री के चेहरे के सामने प्रधानमंत्री के चेहरे की सीधा एक तरह से तुलना की जाती रही। और इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सफलता निश्चित रूप से कही जानी चाहिए कि उन्होंने इस चुनाव को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, कम से कम जहां पर मौजूदा सरकार के खिलाफ लोगों के पास बोलने को बहुत कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनकी स्थिति अच्छी भी नहीं है। चर्चा ये हो रही है इस वक्त कि पिछली 2 बार जो अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हुए और उनके जो नतीजे आए, उनसे बेहतर करने की चुनौती से वो जूझ रहे हैं कि कम से कम वैसी स्थिति कांग्रेस पार्टी की ना हो। हालांकि मुख्यमंत्री का दावा है, कांग्रेस पार्टी का दावा है कि वो सरकार बना रहे हैं। विश्लेषण करने वाले अपना काम करते हैं। तो श्याम सुंदर शर्मा जी, 2 तरह के विश्लेषण जो चल रहे हैं इस वक्त, आप क्या तस्वीर देख पा रहे हैं? मुख्यमंत्री अपने संभाग में जोधपुर में जो कुल मिलाकर जो सारी सीट है पूरे जोधपुर की, मारवाड़ की, वहां पर कितनी आप उनके, बाकी मुख्यमंत्री को छोड़ दीजिए, वो तो क्लीन स्वीप कर रहे हैं, सबको दिख रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अच्छे मार्जिन से अपना चुनाव निकाल लेंगे। लेकिन उनके साथ साथ उनके इलाके में अगर हम नजर डालें, मारवाड़ में हम नजर डालें, मारवाड़ से जुड़े हुए इलाकों को हम देखें, तो आप क्या तस्वीर देख पा रहे हैं? कौन कौन से बड़े दिग्गज आपको मुश्किल में नजर आ रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अब रण सज चुका है, और जो योद्धा के साथ अलग अलग सेनाओं के सेनापति राजस्थान में आ चुके हैं, जिसमें आसाम के मुख्यमंत्री ले लीजिएगा, यूपी के मुख्यमंत्री ले लीजिएगा, या नरेंद्र मोदी ले लीजिए, अमित शाह, स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी, सारे के सारे भाजपा को जिताने के लिए फील्ड में उतर के आ गए हैं। और तो सबसे बड़ी बात ये हुई है राजस्थान में कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने तो राजस्थान में डेरा डाल लिया है। ये पहली बार हो रहा है, राजेश जी को, कटारा जी को पता हो। और आज देखिएगा कि उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा जब लक्ष्मणगढ़ में चले गए चुनाव लड़ने के लिए, संदीप चौधरी को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बना दिया, उपाध्यक्ष आज घोषित कर दिया है। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस में बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है। राजेश जी, जो आप ममता भूपेश की बार बार बात कर रहे हो, उनके पर जो आरोप लग रहे हैं, उनके पति की शिकायत भी हुई है कि वो कमिश्नर हैं लेबर के, और वो पत्नी का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि पत्नी का प्रचार करना उनका दायित्व, उन्हीं की पत्नी के कारण वो आईएएस बने हैं, ये भी पता है। तो देखिए कि वहां पर अभी तक नहीं गए हैं, सचिन पायलट को ले जा पाने में सफल हो नहीं पा रही है ममता भूपेश, क्योंकि जब इशारा नहीं करेंगे तो वो जीत नहीं पाएंगी। राजेश जी को स्पष्ट रूप से पता है। अब देखिएगा, शकुंतला रावत की बात करें, वो तो उद्योग मंत्री बन गई थी, उससे पहले निश्चित रूप से जनता के करीब थी वो, और वो शकुंतला ही कहते थे सब उसको। और आज जब उद्योग मंत्री बनने के बाद उनका रूप बदल गया, तो निश्चित रूप से जो बढ़ाना, उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनौती मिल रही है। ये बात ये कि तो अब वल्लभ जी को पहले तो देखिएगा कि वो ले गए थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ाने के लिए, अब लेके यहाँ आ गए। अब देखिए हो क्या रहा है कि हमने राज्यसभा में बाहर वालों को भेज दिया, अब हम विधायक बना करके भी देखिए, वो तो पाली के रहने वाले हैं, उदयपुर में क्या लेना देना था, उदयपुर में ले जाके खड़ा कर दिया। अब गुलाबचंद कटारिया यदि सही तरीके से ताराचंद जैन का अगर सहयोग कर देंगे तो दिक्कत तो है उनके वल्लभ जी को। और वल्लभ जी कब ले जाएंगे राहुल गांधी को और मुख्यमंत्री जी को, जिस प्रकार से जो चल रहा है, बार बार बात आ रही है। अब झोटवाड़े में क्या हो रहा है, राष्ट्रीय प्रवक्ता फंसे हुए विजय जी, दिक्कत है उनके लिए। अगर थोड़ा तरीके से सुरपुरिया अगर खेल कर गया तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जीतना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। ये बात तो सही। नितिन गडकरी ने कल आकर के रोड शो करने का प्रयास जरूर किया है, ये बात सही है।
अब आप ज्योति मिर्धा की बात करें, चाचा भतीजे के बीच में लड़ाई हो रही है वहाँ। पहले दोनों कांग्रेस में थे, अब बीजेपी कांग्रेस से लड़ रहे हैं। देखिए दाता रामगढ़ में चले जाएं, पति पत्नी, एक तो जेजेपी से लड़ रही है उनकी पत्नी, और वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस वालों की स्थिति ठीक नहीं, क्योंकि जीते भी बहुत कम से थे वो, तो इस बार हार भी सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं आ रहे। गोविंद सिंह डोटासरा की हालत खराब है, वो क्षेत्र से निकलने में दिक्कत हो रही है। नहीं निकलो भाई, वहीं रहो, नहीं तो हम हार गए तो कौन प्रदेश अध्यक्ष, तो ज्यादा करके प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हारे हैं कांग्रेस के। अब वो इस बार जीतेंगे तो एक नई चुनौती और नई बात सामने आएगी निश्चित रूप से, जिस प्रकार। और देखिए पहले तो 10 गारंटी दी थी इन्होंने, फिर 7 गारंटी दे दी, और गारंटी में कहा कि सबकी फोटो लगेगी। अभी तो देखिएगा राहुल गांधी जहाँ जाते हैं मीटिंग करने, तो राहुल गांधी के साथ अशोक गहलोत की फोटो दिख रही है। अभी सचिन पायलट का प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया कटारे से, पता नहीं। 2 दूल्हे बना दिए, 70 रुपये दुल्हन एक है, 2 दूल्हे पेश कर दिए गए। कहाँ किए? राजेंद्र राठौड़ के विधानसभा क्षेत्र में, राजेंद्र राठौड़ संकट में डाल करके वहाँ राहुल गांधी क्या है, वहाँ 2 दूल्हों को खड़ा कर दिया। ये 2 दूल्हे हैं, दुल्हन एक है, दूल्हे 2 हैं अब भी। तो अब चौथी बार मुख्यमंत्री सपना जो देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी, वो सपना पूरा होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। तो लेकिन देखिए आज प्रियंका गांधी की बैठक जो हो रही थी सागवाड़ा में, 3 बार मुख्यमंत्री बन गया हूँ, तो कहने की जरूरत क्या है? सबको पता है 3 बार बन गए, चौथी बार नहीं बनोगे। 2 दूल्हे खड़े किए राहुल ने कहा कि दोनों साथ काम करो और दिखो सामने जाकर। श्याम सुंदर शर्मा जी, सपने देखने का अधिकार सबको है, सपने पूरे करने का अधिकार भी अपना है। उसके लिए कर्म कौन करता है और कितना किसका काम आता है वो तो वक्त बताएगा। 2018 की जो बात कर रहे थे तिवारी जी, अशोक गहलोत फील्ड में नहीं थे, सचिन पायलट फील्ड में थे। वो तो संगठन महामंत्री थे, जो केशव वेणुगोपाल है वो थे, और आ गए कि पूरी सत्ता नहीं आई, मेरे लोग जीत के आए, मैं जीत। सवाल ये है ना श्याम सुंदर शर्मा जी, सवाल ये है कि वो मुख्यमंत्री बने, वो तीसरी बार की मुख्यमंत्री कहलाए, उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, इसलिए जनता याद रखेगी कि कौन मुख्यमंत्री बना और कैसे बना, वो तो पार्टी जानती है। और मोहनलाल सुखाड़िया को भी याद करो आप, मोहनलाल सुखाड़िया भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, ऐसा नहीं कि यही रहे, बाकी वो बिल्कुल। लेकिन अशोक गहलोत ने अपने नाम एक रिकॉर्ड बनाया, और अब चौथी बार मुख्यमंत्री बनकर वो नया रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। तो वो उनकी राजनीतिक इच्छा, महत्वाकांक्षा, सपना, जो कुछ भी कहें इसे, और योग्यता, जो उन्होंने राजनीतिक महारत हासिल की है, उसके दम पर वो कितना कर पाते हैं। और सचिन पायलट ने अध्यक्ष रहते हुए जितनी मेहनत की, उसके बाद भी वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो इसमें कांग्रेस पार्टी की क्या सोच थी, क्या रणनीति थी, 5 साल में उस रणनीति से कांग्रेस पार्टी को कितनी सफलता मिली, कितनी विफलता, ये तो पार्टी जानती है। लेकिन आज तो हकीकत ये है ना कि 5 साल मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत, 5 साल पहले भी हाथ मिलाए, 5 साल बाद भी हाथ मिला दिए। तो कांग्रेस पार्टी की जो मंशा है वो तो साफ दिख रही है यहाँ पे, कि जब जैसे जहां जिसकी जरूरत हो उसका वैसे इस्तेमाल करना है। अब आने वाले समय में किसका इस्तेमाल होगा ये समय बताएगा। लेकिन जो सवाल आपने उठाया है श्याम सुंदर शर्मा जी, आरपी विजय जी, राज्यवर्धन राठौड़ मुश्किल में बताए जा रहे हैं। देखो नीना जी, और मैं श्याम सुंदर जी को बता रहा हूँ, मैं उसी इलाके का मैं वोटर हूँ, और मेरे इलाके में ही है वो, जोटोड़ा विधानसभा क्षेत्र का। तो मेरा ये मानना है, मैं खुद घूमा हूँ, अभी शालीमार बाग और हीरा नगर है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का पार्ट है, मैं घूमा हूँ, घूम करके मैंने दोनों जगह ये पाया कि इस बार कांग्रेस का जो नया चेहरा आया है अभिषेक चौधरी, उसको कोई नहीं जानता। एक सिर्फ एक निर्दलीय प्रत्याशी है जो भाजपा के बागी हैं, उनका नाम तो फिर भी मैंने थोड़ा हल्का सा सुना है, बाकी और किसी का नाम मैंने नहीं सुना है। अभिषेक चौधरी जी की वजह से वॉक ओवर एक तरीके से मैं मानता हूँ। श्याम सुंदर शर्मा जी को भी मैं कहना चाहता हूँ कि बेसिकली आपकी बात सही है कि आप जो कह रहे हो, बट रियली फैक्ट ये है कि मैं जब घूमा हूँ और घूमने के बाद में एक तरफा वोट मेरे को लग रहा है अभिषेक चौधरी को यहाँ नहीं माना। अगर लालचंद कटारिया जी होते या कोई ऐसा कोई मजबूत कैंडिडेट होता तो डेफिनेटली कोई बात हो सकती थी कि मुकाबला हो सकता था, बट मेरे को नहीं लगता था किसी तरह का कोई मुकाबला है। और रही बात ममता यूपीपीएस की, इनकी बात कर रहे हैं, इन लोगों को तो एक्चुअली क्या होता है कि इनके क्षेत्रीय जो वोटर है उनका विरोध झेलना पड़ रहा है। आज लक्ष्मणगढ़ के अंदर हमारे डोटासरा जी को जबरदस्त विरोध झेलना पड़ रहा है। तो हर जगह कहानी इनकी यही है, क्योंकि अगर गवर्नेंस करते
तो इनको हकीकत में लोग बाग आंखों पे बिठाते, बट आज की तारीख में इनको विरोध अरे करना पड़ रहा है इनका। विजय जी, मैंने सवाल पूछा राज्यवर्धन पर, आप आ गए 5 साल के कांग्रेस के शासन पर। शासन कांग्रेस पार्टी ने जो किया है वो तो जनता ने देख लिया, अब जनता को तय करना है, आपको बार बार थोड़ी राज्यवर्धन बताना जी, है। उसका मीना जी, राज्यवर्धन राज्यवर्धन जी जी के के बारे साथ में तो मैंने की है, बोला ही ना कि एक तरफा जीत है। मैं आपको बता दूं कि एक तरफा जीत है, किसी तरह एक की कोई तरफा तकलीफ जीत नहीं नजर है। आ रही है आपको, हाँ बिल्कुल, राज्यवर्धन जी की मैं एक घूम के तरफा आया हूँ, जीत और नजर मैं आ उस इलाके का हूँ, मुझे पता है, मैं रिपोर्ट भी ले रहा हूँ, अभी हर इलाके से रिपोर्ट ले रहा हूँ, तो बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही है। ऐसा नहीं है कि मैं वैसे बोल रहा हूँ। सतीश पूनिया को भी मुश्किल में बता रहे हैं लोग। देखो क्या होता है कि ये जितने भी हमारे, जो आप कहते हैं ना कि दिग्गज कहते हो आप इनको, इन दिग्गजों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो चुनाव होता है, हर आदमी को सावचेत होना चाहिए। अगर कोई मुकाबला होता है तो उसमें मुकाबलों को मुकाबले के तरीके से लेना चाहिए। तो फाइट होनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ फाइट होनी चाहिए, तभी मजा आता है। बट ये है कि ऐसा कोई हमारे को लगता नहीं है कि किसी भी तरीके से वहां पे कोई, हम 20 हैं 21 है, मतलब हम 20 भी नहीं है 21 है। तो इस पोजीशन में प्रशांत शर्मा जी के बजाय हमारा जो कैंडिडेट है सतीश पूनिया, वो फार बेटर पोजीशन में है। विजय जी, पहले कितने से वोटों से जीते थे सतीश पूनिया? देखो साहब, उसके बाद वो पहली बार विधायक बने हैं, उसके बाद में उन्होंने काम वो किया पहले है। हारे भी 2 बार तो वहां से। नहीं, मैं बताऊं कि पहली बार विधायक बने थे वहां से, करोड़ी और लाल चुनाव मीणा लड़ा आएंगे होगा, क्या उनके उसके पक्ष ऊपर में, काम जो जिंदाबाद के नारे लगा रहे विधायक थे बनने के बाद बाद में क्षेत्र में काम करवाना होता है। काम उन्होंने किया है और जम करके काम किया है, उसी के बाद फर्क पड़ता है। और हो सकता है कि उस समय नो डाउट मुसीबत से एक बार तो बहुत कम मतों से आ रहे थे, नरपत सिंह दूसरी बार राजवी कम वाली मतों बात से भी जीते बता थे, दो आप। इस बार थोड़ा नरपत बहुमत सिंह से राजवी जीते। का भी कर दो जिक्र, तो ठीक रहेगा। नरपत सिंह राजवी को यहाँ से ले जाकर के चित्तौड़ में बिठाया, और चित्तौड़ में उन्होंने जो कह दिया कि एक तो ड्राइवर लड़ रहा है, एक दूसरा शराब का कंपनी का सेल्समैन लड़ रहा है चुनाव, वो ये इस तरह का कह करके कैसे चुनाव जीतेंगे, आप बता तो दो। देखो, मैं उनकी जो पर्सनल व्यक्तिगत कोई टिप्पणी थी उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता, बट मेरा ये कहना है कि पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। पार्टी को कोई किसी तरह की तो तकलीफ आज्ञा नहीं के है। साथ है ना संगठन, तो संगठन आज्ञा नहीं, के साथ चला गया। देखो कभी भी बागी के साथ, देखो भारतीय जनता पार्टी का संगठन कभी किसी बागी के साथ नहीं हो सकता। आप ये मान के चलिए, आप कितना भी आप पुराना इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी से कोई भी बागी हुआ ना, उसको कोई सक्सेस नहीं मिली है। अगर गलती से किसी को सक्सेस मिली है तो बट वो पार्टी भाजपा के का हो जाता है वापस। अगर गलती से किसी को सक्सेस भी मिली है तो वो अल्टीमेटली उसको पार्टी के बाहर रहने में कठिनाई महसूस होती है, और वो वापस पार्टी ज्वाइन करता है। आपने देखा होगा कल्याण सिंह जी को देखा होगा, उमा भारती को देखा होगा, सो मेनी पैसेज आर देयर, इनके बारे में अपन बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट आज ही मैं मानता हूँ कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी तो आपके मुताबिक आरपी विजय जी, जो सतीश पूनिया जी भी जीत रहे हैं और राज्यवर्धन राठौड़ जी भी जीत रहे हैं, तो राजेश कटारा, राजेंद्र सिंह राठौड़, वसुंधरा जी, तो कोई किसी को तकलीफ नहीं है। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, कोटा के अंदर इतना बढ़िया काम कराने के बाद में भी प्रहलाद गुंजन जो है, वो उनकी पोजीशन फार बेटर है। मैंने आज ही रिपोर्ट ली है, पीपलदा से बहुत बढ़िया रिपोर्ट है। हमारे पास जो रिपोर्टें आ रही है वो बहुत अच्छी रिपोर्टें आ रही है। देखो मेहनत करनी पड़ती है, उन्होंने काम करवाया है। वो मिनिस्टर थे, 600 करोड़ हमारे पूरे राजस्थान का जो डेवलपमेंट का पैसा था वो पूरा एक कोटा के अंदर लगा दिया। फिर भी हम इतना बढ़िया आज की पोजीशन में है कि हमारी पोजीशन ठीक है, क्योंकि आपकी पोजीशन ठीक है, अच्छी बात है। राजेश कटारा जी के पास चलते हैं। राजेश कटारा जी, बीजेपी का आत्मविश्वास आपके पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष की भी मुश्किलें बढ़ा रहा है? देखिए, बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं, पर आप भी जानती हैं इसी तरह से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कितने मजबूत स्थिति में हैं। जोंटवाड़ा में आप अभी देखा होगा, दीपावली की रामासामा करने गए थे इनके प्रत्याशी, पुराने पूर्व विधायक एवं इनके कैबिनेट मंत्री भी थे, यूडीएस मिनिस्टर भी थे। तो उन्होंने 200-500 लोग इकट्ठे थे और राज्यपाल जिंदाबाद के नारे लगाए इनके कैंडिडेट के सामने। कैंडिडेट ने इनके ना आंखों कानों में उंगलियां डाल दी उस समय मतलब उनको कुछ देखना नहीं बन रहा था, इतना जबरदस्त विरोध है। अब भाई साहब कह रहे हैं साहब वो चुनाव जीत रहे हैं, पता नहीं कैसे चुनाव जीत रहे हैं। इनके सारे पार्षद जोंटवाड़ा के वो सारे निर्दलीय के साथ लगे हुए हैं, अभी इनके साथ एक पार्षद दिखाई नहीं दे रहा। आप बताइए, स्थिति बहुत भयंकर है। आप दोनों भाई इलेक्शन हुए 5 साल के अंदर, उसमें क्या स्थिति हुई इनकी, आप बताओ। अच्छा, राजेश कटारा जी
जब और करने सरकार में बड़ा रहती ही है, फर्क है। जब सरकार रहती है राजेश कटारा जी, जब आपकी सरकार होती है और संवेदना के वोट, क्योंकि जो जी इलेक्शन हुए वो बाइपोल जो हुए या जिस तरह से लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन हुए उसमें निश्चित रूप से मौजूदा सरकार का असर होता है, मान लेते हैं इस बात को, अगर ये दलील भी आरपी विजय जी की हो। लेकिन अब चुनाव जो है, अब चुनाव पूरा प्रदेश की सत्ता का है और इस प्रदेश की सत्ता का जो रिवाज है हमारे यहाँ, और जिस तरह से आपकी पार्टी के लोग एक के बाद एक बड़ी संख्या में छोड़ कर गए हैं, आपकी पार्टी के अध्यक्ष अपने ही विधानसभा क्षेत्र में कैद से होकर रह गए हैं, तो वो जो फाइट उन्हें मिल रही है, परेशानी उनके सामने जो है, वो आप मानते हैं चुनौती है या फिर आपको भी वही लग रहा है जो आरपी विजय जी को लग रहा है? ये मीना शर्मा राजीव भी बताया था, चुनौती बड़ी हो, चुनौती है, स्वीकार करते हैं चुनौती को। मैंने कहा पहले कांग्रेस हर चुनौती स्वीकार करती है, कांग्रेस कभी भागती थोड़ी है चुनौतियों से। अच्छा है तो इलेक्शन तो लड़ना ही पड़ेगा, जितनी मजबूत सामने वाली उस मजबूती से इलेक्शन लड़ रहे हैं, भागने की जरूरत नहीं। पर आप एक बात देखिए कि इन्होंने हमारे जो सीएम साहब ने प्रधानमंत्री जी को बराबर लाके खड़ा कर दिया। आज आप बोल रहे हैं, भाई साहब बोला अभी तो प्रधानमंत्री जी बनाम अशोक गहलोत जी के बीच में इलेक्शन हो रहा है। मतलब कहाँ एक सीएम एक छोटे राज्य का, कहाँ प्रधानमंत्री जी। आप प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल कितनी बार राजस्थान के दौरे करने पड़ रहे हैं, आप बताओ। तो बिल्कुल जनता में पूरा मैसेज है, जनता इस बार कांग्रेस की सरकार बनाएगी, क्योंकि तो जनता को सारी सुख सुविधाएं मिल रही है, इतनी गारंटियां और इतने काम जो जनता के लिए हुए हैं, तो दूसरी विषय पे वो बातें करना नहीं चाहती, खाली लिफाफे की तरफ वो सोचना ही नहीं चाहती जनता। हम सभी सीटों पे आप देखना सरकार अच्छी तरह से बनेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। कहाँ दरकार पड़ेगी, रिपोर्ट कार्ड पेश कर देते आप लोग, आपको गारंटी देने की कहाँ दरकार पड़ेगी। आरपी विजय जी बोलने दीजिए, दूसरों को भी बोलने दीजिए, आपके पास वापस आएंगे। रिपोर्ट कार्ड ज्योति मीना शर्मा जी, रिपोर्ट कार्ड इतना बढ़िया है। राजेश जी, मीना आपके शर्मा पास अब वापस। जी जी बोले प्लीज बोले, राजेश जी को बोलने दीजिए प्लीज, राजेश कटारा जी बोलिए। जी, रिपोर्ट कार्ड इतना बढ़िया है, जनता देख रही है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए, अशोक गहलोत के नाम के लोग जयकारे लगा रहे हैं। आप देखिए, दवाइयों की दुकान पे फ्री दवाइयां मिल रही हैं। पशुओं के लिए आज तक क्या इन्होंने किया, क्या 40,000 रुपए प्रति पशु, मृत पशु के लिए सरकार देगी, उनकी दवाइयां फ्री, जननी सुरक्षा योजना। आप इतनी ओपीएस का इनके पास में कोई तोड़ ही नहीं, क्यों लागू करना नहीं चाहते ओपीएस ये? हम बताओ, सारा कर्मचारी वर्ग है, सारा कांग्रेस के साथ है, इनके साथ है कौन, आप बताओ। जनता क्या है, वादों को कर चुकी है, इनकी गारंटी मतलब ये जो वादा कर रहे हैं, वादा मतलब गारंटी, झूठी गारंटी, मतलब झूठी गारंटी दे रहे हैं। कितनी मतलब शर्म की वाली बात है। हम जो घोषणा की उसको रेवड़ियां बताते हैं, और ये जो घोषणा करते हैं 400 रुपए सिलेंडर देंगे, अब इससे पहले 600 रुपए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे भारत में घोषणा करिए कि 400 रुपए सिलेंडर मिलेगा, हम समर्थन करते हैं इनका इस बात का। सारी घोषणाओं की जो भारत का आदमी समर्थन कहेगा, घोषणा करेगा, वो पारी भारत में होनी चाहिए। क्या राजस्थान ही भारत का हिस्सा है? क्या एमपी भारत का हिस्सा है? जहां भी चुनाव होता है वहां घोषणा करते हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी तो पूरे भारत के हैं, पूरे भारत में क्यों नहीं घोषणा करते आप कि पूरे भारत को 400 रुपए का सिलेंडर मिलेगा? करनी चाहिए इनको घोषणा, हम भी समर्थन करेंगे कि हाँ बहुत बढ़िया योजना है, आप भी हमारी योजनाओं को समर्थन करिए। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री राजस्थान में तो घोषणा कर सकते हैं, ये क्यों नहीं करते पूरे भारत के अंदर घोषणा है? जी मीना शर्मा जी। ठीक है राजेश कटारा जी, कांग्रेस पार्टी की सफलता और 5 साल की जो योजनाएं हैं उनकी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज एक आम चर्चा इस बात को लेकर है कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी कहा जा रहा है कि विधायकों के खिलाफ बड़ी नाराजगी, ये बड़ा विरोधाभास है। ये विरोधाभास क्यों है? मतलब मुख्यमंत्री के खिलाफ नाराजगी नहीं है, मंत्रियों के खिलाफ नाराजगी है, विधायकों के खिलाफ नाराजगी है, सरकार के खिलाफ नाराजगी नहीं है। तो ये कैसे विरोधाभास चल सकता है? एक ही बात सही होगी, कौन सी बात सही होगी वो समय बताएगा। लेकिन राजीव तिवारी जी, जब हम और कुछ चेहरों की तरफ आगे बढ़ते हैं, कैलाश मेघवाल, ज्योति मिर्धा, कहाँ पाते हैं आप इनको? देखिए, कैलाश मेघवाल शाहपुरा से मजबूत स्थिति में है, पिछले 5 बार के विधायक हैं वो, 5-6 बार के, और इस बार भी चूंकि उनका जातीय समीकरण इस तरीके का है वहां पे कि उनको मुकाबला करना या उनको हराना असंभव नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर है।
ऐसे ही ज्योति मिर्धा हैं, इन्होंने जितनी बार पार्टी बदली है तो उससे एक जनता में मैसेज जाता है कि आखिर ये एक ही पार्टी की होकर क्यों नहीं रहती, जबकि इतने बड़े राजनीतिक खानदान से उनका नाता है। और उसके बाद भी, और दूसरी इनकी सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस में रहते हुए ये 5 साल वहां सक्रिय नहीं थी ज्यादा, और जब चुनाव आए इन्होंने भाजपा ज्वाइन करी और भाजपा ने इनको टिकट दे दिया। तो ये एक इनके प्रति जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये जा रहा है। अब उसमें देखना ये है कि अब हरेंद्र मिर्धा ने भी कोई ऐसा बहुत वहां पे काम नहीं किया है, तो दोनों चाचा भतीजे में अब पार्टी की पॉलिसीज वहां पे ज्यादा काउंट करेगी बनस्पत, क्योंकि जातीय वोट बराबर बट रहे हैं और जो दूसरी चीजें हैं वो सब बराबर हो रही हैं, लेकिन पार्टी की पॉलिसीज, कौन सी पार्टी वहां पे अपनी पॉलिसीज से वहां की जनता को, मतदाता को रिझाएगी, वही उसमें निर्णायक पक्ष रहेगा। और जहां तक झोटवाड़ा का प्रश्न है, तो मैं विजय जी को बता दूं, विजय जी वहीं के रहने वाले भी हैं और रोज रिपोर्ट भी ले रहे हैं कि सूरपुरा से ज्यादा खतरा वहां पे राजपाल सिंह से है। अगर राजपाल सिंह वहां पे नेगेटिव रहे पार्टी के प्रति, प्रत्याशी के प्रति, तो फिर राज्यवर्धन सिंह की मुश्किलें थोड़ी बहुत नहीं बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि राजपाल सिंह का और कर्नल राज्यवर्धन सिंह का एलिट जो वहां की क्लास है, और वैशाली नगर और वो जितने भी एरिया उसमें आते हैं झोटवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहां के जो एलिट लोग हैं, जो कम्युनिटी है पूरी, उसमें राजपाल सिंह का, ये विजय जी भी जानते होंगे, बड़ा अच्छा प्रभाव है। तो वो प्रभाव है उनका, बट हाँ, उनको तो वो कितना उसमें, जैसे अभी व्यास जी कटारा जी बता रहे थे कि उनके सामने राजपाल जिंदाबाद के नारे लग गए, तो ये देखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि वो बड़े केंद्र के आला कमान के कहने से जरूर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बैठ गए, लेकिन उनकी नाराजगी कहाँ तक सुलझ पाई, कहाँ तक वो पार्टी के प्रति वापस उसी अपने डेडिकेशन से काम करेंगे, ये देखने वाली बात है। राज्यवर्धन सिंह के लिए ये फैक्टर बहुत बड़ा है जी। तो राज्यवर्धन सिंह की बात, ज्योति मिर्धा, एक जो इन्होंने बड़े बड़े जो चेहरे हैं उनके साथ भी कई सारे इफ बट जुड़े हुए हैं। कैलाश मेघवाल इस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता, और जो हम युवाओं की बात करें, और कैलाश मेघवाल के साथ एक बात ये हुई कि उन्होंने जो आरोप लगाए, पार्टी ने उसका रेक्टिफिकेशन करने की बजाय उनको पार्टी से निकाल दिया। तो अगर एक 84 साल का आदमी, 85 साल का आदमी अगर पार्टी में, जो कि इतने सालों से पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता रहा है, विधानसभा अध्यक्ष रहा है, इतनी बार पार्टी से विधायक रहा है, तो अगर उनकी आरोपों को आप उसका जवाब देके पब्लिकली, उन्होंने पब्लिकली आरोप लगाया, आप उसका सार्वजनिक रूप से अगर उसका हल बताते, उसको बताते कि नहीं आप गलत हैं, ये आरोप निराधार हैं, या इसके अंदर ये चीजें थी, तो बात लोगों के समझ में आती। आज वो जो सिंपैथी है निष्कासन वाली, वो मेघवाल जी के साथ है। और दूसरी चीज ये कि उनका मेरे ख्याल में आखिरी चुनाव है, तो उस चुनाव के लिए उनको एक सिंपैथी वेव, आप देखिए, पिछले से पिछले चुनाव में नरपत सिंह जी की हालत झोटवाड़ा से बहुत ज्यादा खराब थी। उपराष्ट्रपति उस समय भैरव सिंह जी शेखावत थे। ऐसे ही नाथूराम जी अपने बेटे के लिए कि थेपड़ी दे दो मेरे को, तो दोनों जीत गए, वहां से ओला जी भी जीत गए और ये भी जीत गए। तो एक ये जो सिंपैथी वेव होती है, और चूंकि कैलाश जी का ये मेरे ख्याल में आखिरी चुनाव है, तो उनको वहां सिंपैथी वेव जो है, जो लोगों की सिंपैथी है, वो बड़ी मात्रा में मिलेगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कैलाश जी को वहां से हराना बहुत मुश्किल है, मुश्किल होगा। बीकानेर का अगर हम रुख करें तो श्याम सुंदर शर्मा जी, बीकानेर संभाग में आप क्या तस्वीर देख पा रहे हैं? सिद्धि कुमारी और जो ये आपकी देवी सिंह भाटी का जो एरिया है, इस इलाके में
जिस तरह से चेहरा बदलने की कोशिश की है, हालांकि कोई फर्क ज्यादा पड़ नहीं रहा है, लेकिन श्याम सुंदर शर्मा जी कितनी वहां के जो दिग्गज हैं, और खास करके राज परिवार की बेटी की अगर हम बात करें, सिद्धि कुमारी की, बेडी कल्ला की, कैसी तस्वीर नजर आ रही है वहां पर? देखिए मीना जी, जिस प्रकार से आप कर रहे थे कि बीकानेर में तो राजघराना है पुराना, वो काम करते हैं नहीं करती हैं, वो पहले भी जीतती आई हैं, तो वो राजघराने के कारण जीत जाएंगे, तो बात सही है। बीडी कल्ला के पास देखिए जो बात, इस बार भी निकाल लेंगे वो चुनाव अभी? देखिए प्रधानमंत्री जी चले जाएंगे तो निकल जाएगा चुनाव। अभी तो आजकल तो प्रधानमंत्री जी की डिमांड ज्यादा बढ़ी हुई है सब जगह जाकर के। विजय जी को पता है कि जयपुर में भी रोड शो बात आ रही है, 4 दीवारी में करेंगे, 4 दीवारी के बाहर भी करेंगे। वो 23 तारीख को कर रहे हैं, जिससे याद रहे कि प्रधानमंत्री ने आकर के हमको जिताने का काम किया। प्रधानमंत्री जी को वहां ले जाया जा रहा है जहाँ बीजेपी की स्थिति कमजोर है। अब हरीश चौधरी के यहाँ बाइतू के यहाँ कह के आए थे प्रधानमंत्री जी। अब हरीश चौधरी के साथ साथ हरीश चौधरी के खिलाफ चुनाव कौन लड़ रहा है? अब देखिएगा, अब हेमाराम चौधरी के बजाय अब इनके यहाँ से चले गए, पहले इनके यहाँ आ गए थे, वापस चले गए। तो अब देखिएगा कंडन सोनाराम जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, अब हेमाराम चौधरी चुनाव नहीं लड़ रहे। क्यों नहीं लड़ रहे? ये तो कटारा साहब को पता होगा, या लालचंद कटारिया ने चुनाव लड़ने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि 2-2 यूनिवर्सिटी और बहुत सारी चीजें लेकर के आ गए हो, लेकिन फिर भी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो बहुत सारी जगह पर देखिएगा चुनाव में 2000 से 500 के बीच में जो जीत हार होगी, वो कहने की 40 सीटें ऐसी हैं जहाँ पता ही नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप सीपी जोशी हैं, बड़े संकट में, वो निकल ही नहीं पा रहे, कहीं जा ही नहीं पा रहे। भाई मैं एक वोट से चुनाव हारा हूं पहले भी, इसलिए कल्याण सिंह से चुनाव हारा हूं। अब तो उदयपुर राजघराना चुनाव लड़ रहा है और सोबरनेस है उनमें। और जिस प्रकार की चुनौती इन्होंने दी है, इनके सबसे ज्यादा घराने बीजेपी के पास है आजकल। बीजेपी के घराने, कल्पना सिंह ले लो तो वो आपके लाडपुरा में, और वहां पर उनको चुनौती कौन दे रहे हैं? भवानी सिंह राजावत दे रहे हैं। अमित विजय जी को पता है कि भवानी सिंह राजावत किसका समर्थक है और किसके कहने से जीत के आया था। आपको पता, संसदीय सचिव हुआ करता तो वो किसके साथ होता है? विजय जी भी जानते हैं अच्छी तरह से कि उनके घर में जाने के लिए वो भी चौकीदार के रूप में बैठे रहते थे। अब अशोक प्रणामी को नहीं दे पाए और रवि नैयर को दिया है इन्होंने टिकट। नवीन नैयर जीत पाएगा नहीं जीत पाएगा, ये तो विजय जी को पता है। वो तो ये देखिए अपने क्षेत्र में रहे, ये उधर नहीं जा रहे दूसरी तरफ। वो ये कहते हैं कि भाई देखिए, अब ये किससे रिपोर्ट लेते हैं? अपने कार्यकर्ताओं से। आपका कार्यकर्ता तो जीतने वाला ही देगा रिपोर्ट, आपको हारने वाला कैसे देगा? तो इसलिए देखिए विजय जी थोड़ा निकल के आम लोगों के बीच से रिपोर्ट लो, तो रिपोर्ट ठीक तरीके से आएगी। यही तो कमी है, आरएसएस रिपोर्ट कहाँ से लेती है? अपने लोगों से लेती है। इसलिए देखिएगा रणनीति के तहत निश्चित तौर पर आप गडकरी को ला रहे हो, कभी किसको ला रहे हो, कभी किसको ला रहे हो। तो अगर अच्छी स्थिति है तो फिर तो राज्यवर्धन सिंह को बाहर जगह, वो तो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, दूसरी जगह भी जाना चाहिए ना। जैसे वसुंधरा जी आज त्रिपुरा सुंदरी गई हैं, अगर प्रियंका गांधी गायत्री माता की पूजा करके गायत्री मंत्र बोलती है जाकर के मंच से, पहली बार हो रहा है कटारा जी, मुझे नहीं पता वो क्यों बोली है, और उन्होंने कहा कि मेरी दादी ने सिखाया मुझे और मैंने अपने बच्चों को सिखाया। अब दादी ने, क्योंकि दादी तो थी नेहरू जी की थी बेटी, और लेकिन उनके पति का नाम याद हो तो मेरे को पता नहीं, आपको याद है, मुझे तो याद है। लेकिन ये है कि हिंदुत्व का अस्तित्व बनाए रखा इंदिरा जी ने, और प्रियंका जी ने कहा कि मैंने भी हिंदू का अस्तित्व बना करके अपने बच्चों को सिखाया है। तो देखिएगा ये संस्कार बच्चों को सिखाने की जरूरत है। वो ये सार्वजनिक रूप से कहने की जरूरत क्या पड़ रही है? इसका मतलब हिंदुओं के वोट चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से विजय जी, जो प्रधानमंत्री जी और अमित शाह और आपके हेमंत बिस्वा, या आपके देखिएगा कि मुख्यमंत्री यूपी के जो बोल रहे हैं कि यदि उदयपुर का कांड हमारे यहाँ होता तो हम क्या करते? तो मालूम है क्या करते? जो आप तो बता ही दो कि यहाँ भी वही करते जो कर रहे, और बुलडोजर चलाएंगे हम आने के बाद। थोड़ा बहुत उनको कहो कि देखिए यूपी में भी कुछ हो रहा है, आप बुलडोजर पूरी तरीके से चला नहीं पा रहे हो, अब यहाँ पर बुलडोजर चलाने वाली बात आएगी। सवाई माधोपुर श्याम सुंदर शर्मा जी, सवाई माधोपुर में आशा मीणा ने हालत विजय जी खराब कर रखी है। जो आप कह रहे थे पूरे प्रदेश में घूमेंगे, करोड़ी लाल मीणा भूल गए प्रदेश को। कह रहे मेरी स्थिति खराब है, मैं पार्लियामेंट का मेंबर तो कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएंगे,
तो वो जीतेंगे नहीं, तो वो तो सड़क चाप हो जाएंगे स्थिति। इसलिए उनको आमेर में थोड़े कभी ले आओ एक बार घुमाने के लिए, क्योंकि पहले तो आमेर में जिताने का काम करोड़ जी ने किया। करोड़ जी को कहो कि भाई वो उधर चल जाए, वो उधर चल जाए, लेकिन करोड़ जी की स्थिति ठीक नहीं है, मैं कह सकता हूँ अभी स्थिति ठीक नहीं। आप कैसे ठीक करोगे जाकर के मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी है, जैसे आप बार बार जो कटारा जी कह रहे थे, हमारे यहाँ तो सब जगह ठीक ठाक है, 7 गारंटी के कारण हम जीत जाएंगे, लेकिन 7 गारंटी पार्टी नहीं दे रही थी, अब पार्टी की अब गारंटी बना रहे हैं वो। अभी भी आप देखिए जो बस चलती है ना, डब्बाबंद कंपनी ने जो बना के दी है, उसमें किसी की फोटो नहीं है। अरे आप राहुल की फोटो लाओ, सोनिया जी की फोटो लाओ, प्रियंका जी की लाओ और सचिन पायलट की फोटो लाओ। केवल देखिए मैं देख रहा था अभी तो राहुल गांधी की फोटो तो शेयर होने लगी है थोड़ी थोड़ी, सचिन पायलट की केवल एक दिखाई फोटो, उसके बाद दिखाते नहीं है। अब हाथ ऊंचे करके पहली बार मैंने कहा था ना कि कब उनको इंतजार है कि राहुल गांधी कब बीच में आएंगे, क्योंकि पहले वेणुगोपाल बीच में आ गए थे, तो वेणुगोपाल तो हमारे यहाँ से मेहरबानी से सांसद बन के गए थे, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। अब राहुल गांधी वापस आ गए। अब तो राहुल गांधी के वापस आने से इस विधानसभा के दिग्गज जो कांग्रेस पार्टी के हैं, उनके विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? मुद्दा ये है, जो भले ही गायत्री मंत्र की याद प्रियंका गांधी को दादी से आ रही हो, चाहे तमाम प्रयास राजस्थान में हिंदुत्व का, राष्ट्रवाद का जो कार्ड है बीजेपी जिसके दम पर इस चुनाव को जीतना चाहती है, उसका काउंटर कांग्रेस पार्टी, राजेश कटारा जी, ये काउंटर करके चुनाव में बहुत कुछ जनता के बीच इस वक्त जाकर हासिल कर पाएगी क्या कांग्रेस पार्टी? जी मीना शर्मा जी, कांग्रेस पहले ही हम बता चुके, कांग्रेस सभी धर्मों का पालन करती है, सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलती है कांग्रेस। कांग्रेस ने कभी ऐसे नहीं कहा कि एक जाति एक समुदाय विशेष पार्टी है, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस तरह की जो सोच और इस तरह का जो नारा दिया वो कांग्रेस का दिया हुआ नारा है। अब आप बीजेपी को देखिए, भारत में रहने वाले लोग उनको माइनॉरिटी का दर्जा दिया, इन्होंने क्यों नहीं दिया? क्या उस जाति विशेष से पूरी जाति विशेष पे क्या आरोप लगाना चाहते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं ये लोग कि हम उनको एक भी टिकट नहीं दें? ये जवाब कोई देंगे इस बात के लिए? क्या उनको आप देश से बाहर निकालना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? समाज में क्यों बेमनस्ता फैला रहे हैं? आप इस तरह की बात करके समाज को किस ओर ले जाना चाहते हो? आप सभी लोग रहते हैं, सभी को वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार क्यों नहीं है उनको? जब उनको वोट आप लेना चाहते हो, उनके लिए आप 3 तलाक का बिल भी लेके आए, पर क्या उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दे रहे हो आप लोग? यूनिस खान जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, पहले लड़ते थे, अब उनको टिकट नहीं दिया, वो इनके विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं वहां से। तो इन्होंने जो बेमनस्ता फैलाई है वो सब लोग देख रहे हैं, राजस्थान की जनता समझदार है, सारी जनता एक तरफ देख रही है कांग्रेस ने कितना अच्छा काम किया है, सब समाजों को साथ लेकर किया है। कांग्रेस दंगा नीति में बिल्कुल भरोसा नहीं करती, कांग्रेस सबसे सामंजस्य बना के काम करती है। इसलिए मीना शर्मा जी, हम आश्वस्त हैं, चाहे हमारी योजना हो, चाहे हमारी नीति हो, चाहे हमारी बोली हो, हम इस तरह की गोली की बात नहीं करते, ये लोग गोली की बात करते हैं। हम प्यार से सबको समझाते हैं। राजीव तिवारी जी, एक मीना जी इनसे ये पूछ लो कि मेवाराम जैन के खिलाफ नया मामला सामने आ गया, एक कंवरजीत, अभी देखिए एक डायरी का पन्ना और भी आया है, कल डायरी का एक पन्ना और आ गया, 4 पन्ने के बाद एक पन्ना और आ गया, कंवरजीत राणा, जो देखिए अन्नपूर्णा योजना का वो है मेन, और जो पुड़िया निकल रही है ना कि हल्दी की जगह क्या निकल रहा है और नमक की जगह क्या निकल रहा है, मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ जो बदनामी मिल रही है कटारा जी, वो संकट का विषय, वो धर्मेंद्र राठौड़ ने अपनी डायरी का पन्ना कहाँ पर किस रूप में सामने आ रहा है, यही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। रमेश मीणा, मुरारी लाल मीणा, इस पूरे इलाके में आप इनको कहाँ देख पा रहे हैं? इनकी स्थिति दोनों की, तो दोनों सरकार के मंत्री रहे और अपने अपने इलाके में अपनी अच्छी पहचान रखते हैं, लेकिन इनकी स्थिति इस वक्त आप कहाँ देख पा रहे हैं? देखिए मुकाबले में है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किरोड़ी लाल मीणा जो उसका प्रभाव वाला पूरा मीणा बेल्ट है, ये पूर्वी राजस्थान की, वहां पर उनका मूवमेंट है ही नहीं, बहुत कम हो गया। जितना कि आज से जब ये चुनाव की घोषणा हुई थी उसके पहले या उसके भी 4-5 दिन बाद तक लगातार वो घूमकर और अपने लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे, वो अब खुद अटके हुए सवाई माधोपुर में, और
आप देखिए कि वहाँ कांग्रेस के जो हैं अबरार जी, वो और आपके ये किरोड़ी लाल जी, दोनों, आशा मीणा ने दोनों को ऐसा टाइट उसमें कॉन्टेस्ट में फंसा रखा है कि ना तो उनकी बोली निकल पा रही है, ना उनकी बोली निकल पा रही है। इसीलिए अबरार जी भी अपने कांग्रेस के बड़े नेताओं की वहां डिमांड कर रहे हैं कि वो आए और उनके समर्थन में कोई माहौल बनाए। तो जो विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, वो जरूर असर कर रही है। सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन विधायकों के खिलाफ जो अपने क्षेत्र में 5 साल बिल्कुल निष्क्रिय टाइप रहे, तो उन लोगों को अब बहुत जोर आ रहा है। चाहे से वो मंत्री भी कुछ हैं उसमें, रमेश मीणा और ये, तो रमेश मीणा कुछ विवादों में भी रहे बीच में, वो गए। अशोक चांदना है, उनकी स्थिति ठीक है, लेकिन फिर भी वो कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं। इसी प्रकार आप देखिए कि वहां पे रोहित बोरा है, प्रद्युमन सिंह जी के बेटे, 3 बार वहां से जीत चुके हैं वो, लेकिन इस बार बीजेपी ने वहां पे जो स्वर्गीय अशोक शर्मा है, उनकी वाइफ को वहां पे नीरजा को उतार दिया राजाखेड़ा से। तो इस बार जिस तरह वो अशोक शर्मा से बड़े मार्जिन से जीत गए थे, तो इस बार वहां मुश्किल है। तो जी, मतलब कड़ा मुकाबला वहां पे चांदना के रहेगा। लिए, स्पोर्ट्स मिनिस्टर के लिए, पंचायत राज मिनिस्टर के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। कोटा संभाग में नजर डालते हैं हम, श्याम सुंदर शर्मा जी, कोटा में शांति धारीवाल को छोड़ दें अगर हम, तो बाकी सीट्स पर जो कांग्रेस पार्टी की इस पूरे इलाके में जो तस्वीर है, शांति धारीवाल जो कुछ लोग जो सीधे अपना चुनाव निकाल ले जाएंगे, उन लोगों में से है श्याम सुंदर शर्मा जी। देखिए मीना जी, जो आप कह रहे थे, अभी अभी मैं शांति धारीवाल के साथ अगर ओम शांति का नारा गूंजा ढंग से, तो शांति धारीवाल जीत सकते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि आप पहली बार देख रहा हूँ कि शांति धारीवाल जी की पुत्र वधू टाइगर कह रही है उनको। अब टाइगर कह रही है तो कुछ तो होगा उनके। और देखिए, मैं कह सकता हूँ कि देखिए, धारीवाल जी ने तो बहुत सारी चीजें करके, लेकिन ओम बिरला ने जो समझौता होने के बाद प्रहलाद गुंजल को उतारा गया है, तो स्थिति में तो ओम बिरला जी तो क्योंकि संवैधानिक पद पर हैं और वो बैठ करके थोड़ा बहुत अगर सहयोग करते हैं तो निकल पाएंगे। और वसुंधरा जी को जीतने के लिए बहुत जरूरत है प्रहलाद गुंजल को ले जाने की। नहीं तो प्रहलाद गुंजल, उनके पुत्र का जब चुनाव होगा, या उनके, देखिए गुर्जर समुदाय में है उनका अस्तित्व, लेकिन अब टिकट तो मिल गया। और देखिए बाकी जगह बहुत सारी, देखिए अब ये प्रभुलाल सैनी को अगर तिवारी जी हरा रहे हैं तो प्रभुलाल सैनी का, क्योंकि प्रभुलाल सैनी तो प्रमोद भाया जैन को हरा के आए थे, तो वो हिंडोली के तो पुराने हैं, और रमा पायलट भी चुनाव वहां से लड़ी है। अब किस तरह से उनको कलेक्टर के सामने धरना देना पड़ा चांदना जी को। कटारी जी, आपको पता है ना कि मुख्यमंत्री जी ने रखा, भाई तुम मंत्री होने के बाद कलेक्टर के खिलाफ धरना दे रहे हो। ये देखो जो नजारा देखने को मिला था, वो नजारा कितना रहेगा देखिएगा। और रामनारायण मीणा जी का टिकट काट दिया गया, पता नहीं क्यों काटा, वो उनके पत्र को भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। वो भी नाराज होकर बैठे हैं, वो कितना नुकसान पहुंचाएंगे, कि कोटा में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ चुके हैं वो। तो इसलिए देखिएगा, बीजेपी अप रहेगी अब इस बार विधानसभा के चुनाव कोटा संभाग में देखा जाए तो। जिस प्रकार से वसुंधरा जी ने अपने क्षेत्र के लोगों के पास में, बस वो वही जा रही हैं जो उनके लोग खड़े हैं। अभी आज गई बांसवाड़ा भी गई, वहां गई, वो अब सीमितता के दायरे में हो गई हैं। और कल देखिएगा, मुझे तो कल आश्चर्य हुआ कि 2 लोग तो बोले, अर्जुन राम मेघवाल भी बोले, प्रदेश अध्यक्ष बोले, वसुंधरा जी को बोलने नहीं दिया कल राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। मुझे लगा कि भाई कहीं बोल जाएंगे तो फिर कहेंगे कि यही है हमारी तस्वीर, मुख्यमंत्री के सामने आ जाएगी, तो इसलिए उनको बोलने नहीं दिया, बैठे रहो, अभी तो बैठे रहना का काम है। तो जिस प्रकार से माहौल में जो परिवर्तन आ रहा है, देखिए भाजपा ने तो पूरी कैबिनेट को ला करके खड़ा कर दिया है। अब वो उनके पास है तो खड़ा कर दिया। अब ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी हमारे यहाँ बैठ गई। अलवर में बालकनाथ की स्थिति को कैसा देख रहे हैं श्याम सुंदर शर्मा जी? अब बालकनाथ तो देखिएगा, उनकी पीठ तो बड़ी है। देखिए वो निश्चित रूप से जहां से महंत बन के आए, वो माहौल में परिवर्तन तो कर रहे हैं। इसलिए योगी जी को लाना पड़ा उनके लिए नामांकन भराने के लिए। अगर योगी जी आते हैं, क्योंकि उनकी जब वो बालकनाथ जब थे, तो जब उनके जो थे गुरु जो चांदनाथ डेथ हो गई, तो वो पदार्पण हुआ था, गद्दी के नशीन हुए थे तो भी आए थे। तो इसका मतलब है कि देखिए वो, इसलिए तो वो कहते हैं,
वो पाकिस्तान को भी याद कर लेते हैं और बहुत सारी चीजों को मेयो की जाति के अंदर बीच में जाकर के कितना कुछ देख। इमरान को खड़ा करना पड़ा इनको, कहाँ कैंडिडेट तो मिला ही नहीं था, दुर्र मियां का स्थान था, उसको तो हटा दिया, अब लेके आगे इमरान को, जो कि चुनाव लड़ा था, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था, वो तो बागी था। तो इस बार चुनाव में बड़ा अलग तरह का देखने को देखा, जो बागी थे सबको चुनाव लड़ा रही है बीजेपी कि भाई ये इनके वोट और भाजपा के वोट मिलकर के हम जीत जाएंगे। अब जीत हार तो बड़ी देखिएगा, ये तो कह रहे हैं 156 तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, अब 156 कब आए थे, किस स्थितियों में आए थे? राहुल गांधी खुद कह गए कि चुनौती है राजस्थान में, लेकिन अब आप कह रहे कि नहीं नहीं क्लीन स्वीप हो रही है, क्योंकि उनकी बात को लेकर के विवाद पैदा हो गया, तो उनका नहीं तो गड़बड़ हो गई, इसलिए वो अभी जब हाथ से हाथ मिला करके ऊंचा करके कहने की बात करने लगी, तो कहने के क्लीन स्वीप अब हो रही है, क्योंकि वो रहने लग गए अब, इसलिए अब पता नहीं क्लीन स्वीप होगी नहीं होगी। लेकिन गारंटी आज भी देखिए, इनका घोषणा पत्र शायद 19 तारीख को आने की बार बार बात आ रही है, उसमें अब क्या देंगे वो गारंटी को तो शामिल करेंगे, क्योंकि गारंटी तो एक तो फेल कर दी इनका 500। घोषणा पत्र वाकई में औपचारिकता भर रह गया है, या फिर पिछले घोषणा पत्र का, इस घोषणा पत्र को जारी करते समय एक ऑडिट भी होता काश होता नहीं है। राजीव तिवारी जी, जनता को याद भी रहता है कि पिछले घोषणा पत्र में क्या था, ये एक सवाल है, लेकिन हम वापस मुद्दे पर ही बने रहते हैं। मुद्दा ये है कि अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, ये जो इलाका है, किरोड़ी लाल मीणा अपने इलाके में सीमित हो गए, वसुंधरा राजे जी भी बहुत राज्य में अलग अलग इलाकों में कोई बहुत जा नहीं पा रही हैं, राजेंद्र राठौड़ अपने इलाके तक सीमित हैं, सतीश पूनिया अपने विधानसभा क्षेत्र में, राज्यवर्धन राठौड़ जयपुर के भी झोटवाड़ा में, दिया कुमारी विद्याधर नगर में। तो ये बीजेपी की स्थिति है। कांग्रेस के खुद प्रदेश के अध्यक्ष अपनी सीट से बाहर नहीं निकल पा रहे, राहुल गांधी आए तो जाना पड़ा, इसके अलावा वो सिर्फ अपनी सीट पर फोकस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के कंधों पर भार बहुत ज्यादा है कि वो पूरे राजस्थान के चुनाव के कर्ता धर्ता है सब जगह, और वो भी जहां जाना है, जहां जिताना है, वहां फोकस है। सुभाष गर्ग की क्या स्थिति देख रहे हैं राजीव तिवारी जी? सुभाष गर्ग की भरतपुर में अच्छी स्थिति है, उन्होंने वहां काम भी काफी किया है, तो उनकी स्थिति ठीक है वहां पे। और इसी तरह मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वसुंधरा राजे कम सीटों पे जा रही हैं, जितना कम सीटों पे जाएंगी उतना पार्टी को, वो सिर्फ उन्हीं सीटों पे जा रही है जहां उनके समर्थक खड़े हैं। तो आप देखिए कि अगर उनके समर्थक ज्यादा जीत के आए, तो अगर भाजपा को बहुमत कहीं नजदीकी मिलता है 104-5 वाला, तो फिर वही स्थिति होगी जो पिछली बार 18 में कांग्रेस की हुई थी। तो ये एक चीज जयपुर में जो स्थिति है उसमें क्या देखते हैं? कालीचरण सराफ को देखिए, जयपुर में सारी सीटें, एक आप सिविल लाइंस और एक विद्याधर नगर अगर थोड़ा छोड़ दें, तो सारी सीटें बुरी तरह फंसी हुई हैं दोनों पार्टियों की। यानी कि आपका कहना है विद्याधर नगर में बीजेपी और यहाँ पर सिविल लाइंस में कांग्रेस, यही कहना चाह रहे हैं ना? तो आप जो भी समझ लें, लेकिन ये दो सीटें ऐसी हैं जहां लग रहा है कि परिणाम एक तरफा हो सकता है। अदरवाइज मालवीय नगर में कालीचरण सराफ और अर्चना शर्मा में बहुत अच्छा मुकाबला है, उसमें अर्चना शर्मा हो सकता है जीत भी सकती हैं। ऐसे ही आपका आदर्श नगर में, क्योंकि संघ सक्रिय हो गया है, लेकिन वहां भी अगर अशोक परनामी सक्रिय नहीं हुए तो रवि नैयर को मुश्किल आ सकती है। ऐसे ही आपके हवा महल में आर तिवारी और बाल मुकुंदाचार्य जी में भी अगर जो ध्रुवीकरण हुआ तो बाल मुकुंदाचार्य जी निकल सकते हैं, लेकिन वो उसी कंडीशन में है, क्योंकि आज की तारीख में अगर कार्यकर्ता के रूप में वहां देखा जाए तो आर तिवारी की स्थिति बहुत अच्छी है, और पप्पू कुरैशी भी वहां पर उनके समर्थन में बैठ गए, जो ऐसा लग रहा था कि कुछ अल्पसंख्यक वोट वहां वो काट सकते हैं। तो वो एक स्थिति वहां पे उनकी आर तिवारी की ठीक लगती है। लेकिन अगर ध्रुवीकरण हो गया और एक मुश्त हिंदुओं के वोट बड़ी संख्या में पड़ गए वहां, क्योंकि हिंदुओं के जो वोटिंग परसेंटेज है वो मुस्लिम से थोड़ी कम रहती है वहां पे,
तो अगर वो एक साथ पूरी पड़ गए वो सारे वोट हिंदुओं के, तो बालमुकुंदाचार्य जी अच्छी स्थिति में आ सकते हैं। किशन पोल में आज की तारीख तक जो अमीन कागजी हैं वो थोड़े अपर हैंड में है। झोटवाड़ा सीट बुरी तरह फंसी हुई है। विद्याधर नगर सीट अभी मैंने बताई थी आपको। सांगानेर में कड़ा मुकाबला है, पुष्पेंद्र सिंह का काम है, और उधर बीजेपी के जो कमिटेड वोटर्स हैं और संघ का जो रोल है वो वहां पे बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। वो आपस में बगरू में भी स्थिति कमोवेश ऐसी है, वहां पे भी जातिगत समीकरण वहां काम करता है, तो वहां गंगा देवी और जो दूसरे बीजेपी के खड़े हुए उनमें कड़ा मुकाबला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पूरे राजस्थान की लगभग तस्वीर आज के इस कार्यक्रम में हमने जानने की कोशिश की है, और आने वाले दिनों में हमें लगातार पूरे राजस्थान की ही तस्वीर को समझना जारी रखना होगा, क्योंकि अब जनता का ध्यान हर सीट पर, सीट में भी हॉट सीट पर, हॉट सीट में भी कौन किस तरफ जा रहा है, इसको लेकर बड़ी दिलचस्पी, बहुत अलग अलग तरह की चर्चाएं, अलग अलग तरह की इक्वेशन, कैलकुलेशन, कौन किसके पीछे पार्टी की तरफ से लगा हुआ है, कौन विपक्ष की तरफ से लगा हुआ है, किसकी जीत में किसका योगदान होगा, ये तमाम सवाल हैं जो इस चुनाव को काफी रोमांचक बनाए हुए हैं, और इसके नतीजे भी निश्चित रूप से कोई दो राय नहीं है। 2023 का ये चुनाव काफी दिलचस्प नतीजों वाला साबित होगा, क्योंकि इस चुनाव के जो पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया जिस तरह से आगे बढ़ी है, जिस तरह के मुद्दों को इसमें रखा गया है, जिस तरह के चुनावी नारों से तो ये चुनाव वंचित ही रह गया। कोई ऐसे नारे इस चुनाव में सुनने को ही नहीं मिले जो 2023 के नारे के नाम से दरअसल जाना जाए। लाल डायरी कोई नारा नहीं हो सकता। मुद्दा बनाने की कोशिश की, वो भी कोई बहुत दम रखने वाला लगता नहीं है अभी तक, कम से कम। अब ईडी की कार्रवाई इसमें कोई बहुत बड़ा खुलासा कर दे आने वाले दिनों में तो अलग बात है। बहरहाल न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते।